हमारे देश में जो पार्लियामेंटेरियन है वो नहीं चाहता कि लेजिस्लेटर एम्पावर करे हो जाए ज़्यादा। लेजिस्लेटर ये नहीं चाहता कि कॉर्पोरेटर एम्पावर हो जाए, बिकॉज अगर वो एम्पावर हो जाएगा तो उसकी नहीं सुनता। हमारे डे टू डे लाइफ में 70% और 80% तक लोकल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, और लोकल गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं करे तो आपकी ये कितना भी बड़ा स्लोगन हो, ईज ऑफ लिविंग, कुछ नहीं होने वाला। चर्चा केवल खुश करने के लिए होती है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप डिटेल में देखें तो एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि हाँ, हर साल बजट बना। अगर मैं किसी काम को रुकवा सकता हूँ तो मैं पैसा बनाने की ताकत रखता हूँ, और ये पावर हमारे कॉर्पोरेटर और एमएलएस के पास है। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ बुरा मानेंगे, लोग मानने हैं, अब मेरी उम्र हो गई, आई डोंट केयर। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है, अर्बन इंडिया को फिक्स करना है, मुंबई जैसी सिटी को बढ़िया बनाना है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई है उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। जुडिशरी हैज़ बिकम बिगेस्ट प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जो झाड़ू वाला है, उसको 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, वो ले लेता है, 5,000 में किसी और को लगा देता है, वो झप्पू करके आता है, रसीदें करता है, चला जाता है। मैं लेके वो पैसा बैठ के अपना बिजनेस पान का धंधा लगा के बैठा हूँ, ये हो रहा है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आम जनता से, अगर देखा जाए तो एक डिमांड केवल मांगिए, डायरेक्टली इलेक्टेड फुल्ली एम्पावर्ड मेयर ऑफ मुंबई। वोटर शुड कम टुगेदर एंड डिसाइड कि जो हमको डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर एम्पावर्ड मेयर देगा उसको हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दूसरे रास्ते जो है बहुत डिफिकल्ट हैं, वो कई लोगों ने ट्राई किए हैं, बहुत किए हैं, मैं निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें ना गांधी बनना पड़ता है, कपड़े उतरे उतार के सब कुछ ये बोलना पड़ता है कि मैं तो समाज के लिए डूब गया। वो नहीं कर सकते लोग, और करना भी नहीं चाहिए। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो अपना काम भी करें, समाज का काम भी करें, पैसे भी कमाएं, और पैसे खर्च करने की ताकत भी रखें। मैं ब्लंटली कह रहा हूँ कि अमीर तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसके लिए काम करता है। वो अगर एक फ़ोन उठाए और बोले म्यूनसिपल वार्ड कमिश्नर, वार्ड ऑफिसर को कि ये कर दो, तो हो जाता है काम। गरीब जो है एकदम, उसके पास में ताकत नहीं है। गरीब अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है, रोज़ खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, रोज़ पानी की लाइन में लगना पड़ता है, उसके पास टाइम नहीं है। ये मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसका थोड़ा बहुत खाना पीना चलता है ठीक ठाक, जिसके पास में थोड़ा समय भी और इंटेलेक्ट है। इतिहास देख लीजिए, बदलाव वही लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलते हैं महाराष्ट्र में। मिशन मुंबई जिसको लेकर हम निकले हैं, पिछले कुछ हफ्तों से नई नई बातें कर रहे हैं आपके साथ, कुछ शिकायतें, कुछ सॉल्यूशन, और किस प्रकार से मुंबई को फिर जीवित कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा। तो आज की चर्चा में मेरे साथ हैं श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी बड़े पुराने मित्र हैं मेरे, और लेकिन उससे वो उनका परिचय नहीं, उसका परिचय उससे बहुत बड़ा है इनका परिचय। सुरेंद्र जी बहुत ही मामूली घर से बहुत ही कठिन जीवन की यात्रा करते हुए, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हुए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेहनत के साथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी बने, और खूब धाक थी इनकी, और सारे सरकारों के साथ काम किया, सबके साथ काम किया। लेकिन जब इनके दिन थे करोड़ों रुपए जमा करने के, उस समय 43 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया और बोले बस समाज का काम करना है। और उसके बाद ये जुड़े लोक सत्ता आंदोलन से, जो कि गवर्नेंस के सुधार के लिए कई सालों से काम कर रहा है। आज ही हमने याद किया 28 साल से ये निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई में रहते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। और इन्होंने जो लोक सत्ता आंदोलन के दौरान प्राप्त किया लोगों के लिए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा परिचय सुरेंद्र जी उसके बाद दीजिए कि लोक सत्ता के अंदर काम करते हुए किस प्रकार से गवर्नेंस मॉडल के अंदर सुधार लाने के लिए कौन कौन से सुधार लाए, सफल हुए असफल हुए, लेकिन आप लेकर आए और उसको स्वीकार किया, चाहे जो भी सरकार रही हो, वो ज़रा बताइए हमें। नमस्कार रतन जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आपका धन्यवाद, आपने हमको एक मौका दिया है। ये लोकसत्ता आंदोलन की जर्नी 1997 से शुरू हुई है, और इसका जो उसको जो स्थापित किया था वो हैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, एक आईएएस थे। उन्होंने नौकरी छोड़कर 38 ईयर्स की उम्र में शुरू किया था, और मैंने उसके बाद में उसको ज्वाइन किया। आइडिया ये है कि सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं,
लेकिन सोल्यूशंस के बारे में कोई बात नहीं करता इस देश में। शिकायत सब करते हैं। शिकायत सब करते हैं, और शिकायत जब तक हम शिकायत करते रहेंगे और सोल्यूशन पर नहीं जाएंगे तब तक कोई रास्ता निकलेगा नहीं। तो इसका पूरा का पूरी रचना इस तरह से हुई कि इसको हम सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, और रिसर्च, एडवोकेसी और कभी कभी पब्लिक मूवमेंट, और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का रास्ता भी अपना कर कोशिश करते हैं कि इसको एक पब्लिक डिस्कोर्स बनाया जाए। प्राइवेटली पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स से डिस्कशन करना, नॉट ओनली डिस्कशन करना, उनके पीछे भी पड़ना, क्योंकि हम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं तो कैसे फाइल को मूव करना एंड ऑल दैट, तो वो भी करते हैं। तो इस तरह से पिछले 25 साल में काफ़ी कुछ विषयों पर, जिसमें गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, हर विषय में हमने काम किया है और काफ़ी कुछ सफलताएं भी मिली हैं क्वाइटली। जैसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम गर्व से कह सकते हैं कि इसमें हमने बहुत काम किया और उसमें सफलता मिली, जिसके कारण कोऑपरेटिव में काफ़ी बदलाव आया। यानी 97th अमेंडमेंट ये बेसिकली कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, जिसके कारण आज की व्यवस्था किस सन खड़ी हो की रही बात है। है, कौन से साल की बात है? ये है 98 की बात है। 98 की बात? नहीं 2008 की बात। 2008, वही मैंने कहा पुरानी। 2008 की बात है। और सबसे पहले जो हमको सक्सेस मिली थी वो पब्लिक ये कैंडिडेट डिस्क्लोजर पे मिली, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली। जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके कारण आज पॉलिटिशियंस और मतलब इलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने वेल्थ और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स करने पड़ते हैं, और उसका ये असर है कि आज पब्लिक अवेयर है कि कितने पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में कितने केसेस हैं या उनकी वेल्थ हर 5 साल में कैसे बढ़ रही है। फिर एक एनजेसी जैसा बहुत बड़ा एक्ट, उसमें हमारा काफ़ी बड़ा रोल था, वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। बहुत दुख की बात है, आज उसके ऊपर फिर चर्चा चल रही है कि सुप्रीम जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट की जाए। उसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बिकॉज हम लोगों को 3-4 बार ऐसे भी मौके मिले जब गवर्नमेंट के अंदर रहने का मौका मिला। जैसे कि जब पहली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में, मनमोहन सिंह जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो उसके एक मेंबर थे हम लोग, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी उसके मेंबर थे। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन जब बनी 5 मेंबर की, उसमें करीबन 15-16 रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, जिसका कि आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। रिपोर्ट्स 2005, 2007, 2008 में लिखी गई हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तीनों जैसे पुलिस के नए कानून आए हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च वगैरह पिछले 15 साल से हुआ है। तो इस तरह का काफ़ी बदलाव आए हैं। और लोकसत्ता का मेन ये इशू ये है कि हम हर जो विषय है उसको केवल सिम्टम्स की तरफ से सोल्यूशन देखेंगे, हम उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और फिर सोल्यूशन को लिंक करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो सूट करते हैं कि नहीं करते। बाकी विदेशों के परिप्रेक्ष्य में सूट करते होंगे, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में सूट करते हैं कि नहीं करते, उसके बाद में हम फिर सरकारों एक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के ऊपर आपने काम किया हुआ, तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए ऐसा कौन सा काम या ऐसा कौन सा कानून जो लागू होना चाहिए या हुआ आप लोगों के प्रयत्न से, जिससे कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंदर सुधार है? ऐसे कौन से आपने काम किया? उसमें से बहुत बड़ा एक जो काम है वो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत आया है, जिसका कि ढांचा काफ़ी कुछ हम लोगों ने बनाया था। उसके अंदर नॉट ओनली जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, उनको डायरेक्टली फंडिंग का प्रोविजंस किए गए, बेंचमार्किंग की गई उनकी, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर काफ़ी फोकस हुआ। वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ, बिकॉज आपको पता है कि हमारे देश में जो पार्लियामेंटेरियन है वो नहीं चाहता कि लेजिस्लेचर एम्पावर करे हो जाए ज़्यादा। लेजिस्लेटर ये नहीं चाहता कि कॉर्पोरेटर एम्पावर हो जाए, बिकॉज अगर वो एम्पावर हो जाएगा तो उसकी नहीं सुनता, तो इसलिए वो थोड़ा स्ट्रगल होता है। लेकिन देश आगे बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी है, धीरे धीरे हमारे जैसे काफ़ी लोग पीछे पड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो रहा है। इसमें जो आपने कहा कि रिफॉर्म्स के अंदर कोशिश की कि कोई भी नीचे चाहता नहीं डेलीगेशन ऑफ पावर नीचे जाए, जिसके अंदर कई बार मेरी आपसे बहस हुई है कि मेयर का रोल क्या है, या आप चाहते हैं कि पंचायत को तो फंड मिल जाए, लेकिन करप्शन सब जगह है, तो इतना फाइनेंस इतना नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कि ऐसे कई विषय अपने चलते रहते हैं। तो पहले जो जिस मुद्दे को लेकर मैं बहुत
इसके अंदर लगा हूँ अभी, क्योंकि कई सालों से ये कोशिश भी की थी लोकल मुंबई लेवल में कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, लोगों को हिलाएं करें कुछ, लेकिन वो देखने का अनुभव क्या ध्यान में आया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ये चली जाती है सरकारी अफसरों से बात करने में, उनका फॉलोअप करने में और टाल मटोल के अंदर भी काम करवाने में। सब बहुत ऐसे अनुभव जो हैं जो बेसिकली नागरिक को डिस्करेज करते हैं कि वो इस काम में पड़े। मतलब एक घर में जा, ऑफिस जा, अपना क्या रखा है, हम करेंगे अपने जो फुटपाथ सड़क का करना है। ये जो उसका मुख्य कारण कभी कभी लगता है कि जो पावर सेंटर है ये हमारे बड़ा कन्फ्यूजन है। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, कॉरपोरेटर या एमएलए, उसके पास पावर कम है, लेकिन जो अनइलेक्टेड है, अनइलेक्टेबल भी कह सकते हैं, अनइलेक्टेड भी है, वो चाहे वार्ड ऑफिसर है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इंचार्ज है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उनके पास पावर है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। सो दे आर नॉट अकाउंटेबल एंड पीपल आर अकाउंटेबल हैव नो पावर एक्सेप्ट मूविंग द फाइल, शाउटिंग अराउंड। तो ये जो चलता है कि भाई अकाउंटेबिलिटी जिसकी है उसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पावर है उसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जो विचित्र तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये सच्चाई है, ये तो बहुत कन्फ्यूजन है एक्चुअली। इसीलिए अर्बन अगर इंडिया देखा जाए तो बहुत क्योटिक हो चुका है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी आर नॉट फ्यूज्ड। अथॉरिटी कहीं और है, अकाउंटेबिलिटी कहीं और है। आप इलेक्ट करते हैं कॉर्पोरेटर को। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इन मुंबई, ठीक है, जो डायरेक्टली हमें इफेक्ट करती है, जो हमको नॉट ओनली डायरेक्टली इफेक्ट करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 70 to 80% ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। आपका पानी, स्कूलिंग, रोड, डेली का एनवायरनमेंट, गार्बेज कलेक्शन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट। राइट। बड़े इशू ऑफ डिफेंस एंड ऑल दैट वो समटाइम्स आते हैं हमारे जीवन में। हमारे डे टू डे लाइफ में 70% to 80% तक लोकल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। और लोकल गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं करे तो आपकी ये कितना भी बड़ा स्लोगन हो, ईज ऑफ लिविंग, कुछ नहीं होने वाला। तो लोकल गवर्नमेंट को फिक्स करने की ज़रूरत है सब। अगर हम टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई, जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं, मुंबई मिशन की बात कर रहे हैं, कौन है लीडर मुंबई का? कोई नहीं है। अथॉरिटी किसके पास है? जहाँ तक हम जानते हैं कोई नहीं है। कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं है। किसके पास जाए? अथॉरिटी किसके पास है? अंदर म्यूनिसिपल एक्ट, उसमें अथॉरिटी किसके पास है? म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास है। म्यूनिसिपल कमिश्नर से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं बोलता हूं कि 90% लोग तो जानते भी नहीं होंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर का नाम। दूसरी तरफ आपने इलेक्ट किया किसको? कॉर्पोरेटर ने मेयर को इलेक्ट कर दिया। तो मेयर आप हर 5 साल में आप गुस्से में उसको बदलते रहेंगे, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो अथॉरिटी यहाँ है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ है। काम कैसे होगा? जब तक कि अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी फ्यूज नहीं की जाएगी तब तक ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में फिक्स नहीं हो सकती है। हम कितने भी बड़े स्लोगन करते रहें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप सेंटर लेवल से कितना भी फंड करते रहें, जब तक कि एग्जीक्यूटिव डिलीवरी लोकल लेवल पे एक निश्चय तरीके से, समयबद्ध तरीके से नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। जैसे बजट है, बजट तो बनाता है म्युनिसिपल कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट करती है फंड, कमिश्नर बनाता है, उसकी बीएमसी में चर्चा होती है। उसका जो उपयोग है, कुछ फ़ायदा उसका कि चर्चा केवल खुश करने के लिए होती है। चर्चा केवल खुश करने के लिए होती है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप डिटेल में देखें तो एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि हर साल बजट बना। जब स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं, जो अलग अलग तरीके, उसमें जो मेंबर होता है वो फिर कहाँ से पैसे बनाता है? ब्रैकेट कोट अनकोट। नहीं, पैसे तो बनाने के बहुत तरीके हैं। मैं उसका एक अलग पावर तो है नहीं इनडायरेक्ट सी, आपके पास में पॉजिटिव पावर होना जरूरी नहीं है। नेगेटिव पावर अगर होगा तो भी आप पैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट नेगेटिव पावर वाला ज़्यादा बना सकता है। जो काम में किसी में अड़ंगा डाल सकता है वो पैसा इस देश में ज़्यादा बना सकता है। जो काम करना चाहता है वो पैसा बनाने के उसको मौके कम मिलेंगे। अगर मैं किसी काम को रुकवा सकता हूँ तो मैं पैसा बनाने की ताकत रखता हूँ। और ये पावर हमारे कॉर्पोरेटर और एमएलएस के पास है, नेगेटिव पावर, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। पॉजिटिव पावर के बाद में पैसा बनाने के अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन वो कम है। वो दूसरे एक बार करप्शन साइड में रखते हैं, क्योंकि करप्शन वो इशू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत सालों से लगे उसके अंदर। करप्शन के ऊपर बहस होने लगेगी तो आई थिंक आई कैन टॉक फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स। हाँ, मेरी आपकी बहस होती रहती इस विषय पे। तो इसमें फिर अभी आते हैं वापस इस पे कि अगर मेयर के पास पावर नहीं है और कमिश्नर के पास पावर है और मेयर को पावर देनी है, इलेक्टेड मेयर बनाना है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत है इसमें? ये बिल्कुल फार्स है। ये टिपिकली जो स्टेट के पॉलिटिशियन होंगे ना, जो टॉप लीडर होंगे, वो यही कंफ्यूज करेंगे कि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाव की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। नहीं, फिर जो जहाँ लोगों को भ्रम में डाला जाता है जानबूझकर। उसके पहले हम जाएं, जहाँ इलेक्टेड मेयर दे दिए हैं
क्या वो इलेक्टेड मेयर यहाँ के मुंबई जैसे अनइलेक्टेड मेयर से अलग है? उनके पास पावर की, उनके पास भी पावर नहीं है? पावर नहीं है बिल्कुल, केवल एक इलेक्शन का प्रोसेस चेंज किया है उन्होंने, किया। पावर कुछ नहीं है। आपने डायरेक्टली इलेक्ट कर दिया लेकिन पावर कुछ नहीं थी, पावर म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ही है। केवल म्यूनसिपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई, बॉम्बे म्यूनसिपल एक्ट के अंदर एक ट्विकिंग करने की जरूरत है जिससे कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बताइए। सिंपल, उसमें अमेंडमेंट चाहिए कि मेयर की पोजीशन क्रिएट करो आप, जो है ऑलरेडी, बट मेयर और काउंसिल को हमको अलग करना पड़ेगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेट, स्टेट का एक स्पीकर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है। यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर, मेयर का क्या रोल है? मेयर का रोल एक्चुअली स्पीकर का है, उसके अलावा कोई रोल नहीं है। वो केवल वो काउंसिल की मीटिंग करता है, एग्जीक्यूटिव पावर बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्टली इलेक्ट कीजिए, उसको एम्पावर कीजिए। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख लीजिए, मैं पूरा 100% वेस्टर्न कंट्रीज पर आपने कहा एम्पावर कर दीजिए, तो उसमें कौन सा कानून जो एम्पावर होने नहीं देता, जो लोग क्लेम करते हैं? बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, क्या वो स्टेट सब्जेक्ट है। उसमें वो म्यूनसिपल कमिश्नर को जो अधिकार दिया है, म्यूनसिपल कमिश्नर की जगह पे आप मेयर कर दीजिए और मेयर का डायरेक्टली इलेक्शन करवा दीजिए, हो गया काम। इतना सा ट्विकिंग है। पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, इंटरेस्टेड कैसे होगा? मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं एमएलए हूँ, वो अगर वो उसको दे दिया 70-80 हज़ार करोड़ का बजट है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। सिंपल बात है। तो मैं होने क्यों दूंगा? जिसको करना है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं तो ब्लंटली बोलता हूं कि बीजेपी, मैं जबकि उसी परिवार से आता हूं एंड ऑल दैट, लेकिन मैं क्लियरली कहता हूं कि बीजेपी देमसेल्फ डोंट वांट दिस टू बी डन। तो कौन चाहता है? हम जैसे लोगों को छोड़ के कौन चाहता है? कि कोई नहीं चाहता। जो पावर में बैठे हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि तो हर पार्टी का इंटरेस्ट है। बिल्कुल, लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है, अर्बन इंडिया को फिक्स करना है, मुंबई जैसी सिटी को बढ़िया बनाना है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर के अलावा कोई चारा नहीं है। बीच में मेयर इन काउंसिल का एक एफर्ट किया गया था, शिवसेना गवर्नमेंट थी जब तक, लेकिन वो फिर भी वो दिखावा की बात थी कि मेयर इन काउंसिल बनाने का मतलब है कि जैसे हमारे अंदर एक भावना भर दी गई है कि हमने वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम अडॉप्ट किया है। भाई, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हमने यूनियन गवर्नमेंट की तरह अडॉप्ट कर लिया, सेंटर की तरह स्टेट में अडॉप्ट कर लिया। लोकल गवर्नमेंट में अडॉप्ट करने की क्या आवश्यकता है? लोकल गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है? डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जब अगर लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन ही डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है मेन, तो वहाँ पे आपको मेयर इन काउंसिल की जरूरत क्या है? आप डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं रतन जी कि अगर डायरेक्टली एम्पावर्ड मेयर बनाया, इन किसी भी कॉर्पोरेटर कोई नहीं जीत सकता। इनमें से कोई नया ही आदमी निकल के आएगा जो कि ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा और ज़्यादा डिलीवरी करने लायक होगा, वो लीडरशिप क्वालिटी वाला आदमी होगा। इसी तरह क्या जरूरी नहीं कि कॉर्पोरेटर जो है उसके पास भी इतनी पावर हो कि वहाँ का वार्ड ऑफिसर या वहाँ का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑफिसर उसको सुने? आज तो किसी को सुनवाना है तो दादागिरी करता है, तो वो वार्ड ऑफिसर बोलता है झंझट क्या करना है इसका, जो कहता है कर दो, लेकिन पावर नहीं है उसके पास। पर अगर कॉर्पोरेटर को या लोकल जो व्यक्ति है उसको भी अगर एम्पावर करते हैं तो क्या सिचुएशन सुधरेगी नहीं? आज होता है कि मैं रोड बने, उनको रोड चाहिए भी नहीं, लेकिन रोड बन रही है। आपको कहा गया पाइप जाएगी केबल डालने के लिए, पाइप 5 डालने की केबल के लिए पाइप होती नहीं है, और सब क्लेम करते हैं। आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, गोखले ब्रिज बड़ा फेमस है, मुंबई का सबसे बड़े फेलर का एक आदर्श उदाहरण, हर एपिसोड में निकलता उसका नाम। अकाउंटेबिलिटी बात की, मैंने पिछली बार पूछा हमारे एक कॉर्पोरेटर एमएलए को कि भाई हो गया जो कांड हो रहा था, पुल भी अब शुरू हो गया, 4 साल हो गए जब बन रहा है और आज शुरू हो गया, लेकिन जिसने वो गलती की जिसके कारण लाखों मोटर वालों को करोड़ों लीटर का पेट्रोल वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, लोगों को तकलीफ हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? बोले इसकी इंक्वायरी चल रही है। यानी ब्रिज तो जो गलत बना ब्रिज दोबारा बन भी गया, लोग जाने आने भी लग गए, पर जिस पे इंक्वायरी चढ़ाई वो तो इंक्वायरी चलती रहेगी जब तक रिटायर होगा, तो कुछ क्या फ़ायदा? मतलब ऐसी इंक्वायरी डायरेक्ट समरी एक्शन क्यों नहीं हो सकता जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इतनी बड़ी डेलिबरेट, मैं कहूँगा क्योंकि आंखें तो सबको दी है भगवान ने। आपका काम था कि जाके पुल के पास खड़े होते देखते कहाँ से उतर रहा है, कहाँ से चढ़ रहा है, हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी है। इंक्वायरी तब पूरी होगी जब रिटायर हो चुका होगा, तब तक चलती रहेगी, पुल तब तक कई बार यूज़ होगा, रिपेयर भी होगा, तो उसका क्या इलाज है? मैं आपको छोटा सा, वही लीडरशिप, कौन उसको अकाउंटेबल हेल्प करेगा? या तो पब्लिक डायरेक्टली कर सकती है या फिर नहीं, कानून तो होगा ना। नहीं, कानून है, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी के नहीं, फॉर एग्जांपल जब ये पता चला इंजीनियर को, तो इंजीनियर के ऊपर तुरंत गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेशन ने एफआईआर डालनी चाहिए थी, इंक्वायरी बिठा दी। यानी मैं अगर रोड पे कुछ कर दूं, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं,
या मैं रोड का बैरियर तोड़ दूं, मुझे तुरंत पुलिस स्टेशन में उठा के ले जाते हैं। रतन जी, जब इंक्वायरी बैठाई, जिसके ऊपर बैठाई, क्या वो अकेला इन्वॉल्व था? सिस्टम में सब इन्वॉल्व थे उसमें। यही वो आदमी सामने से आइडेंटिफाई हुआ, सिस्टम में सब। अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई है उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। तो सिस्टम, वही सिस्टम, उसको अगेंस्ट में इंक्वायरी लीपापोती का एक तरीका हो गया। ऐसा कौन से कानून हो सकते हैं, ऑलरेडी है, जिसके अंदर ऐसे जो गलत काम करते हैं, जो अकाउंटेबल नहीं रहे, जिनकी लापरवाही के कारण, बोल लो, चलो हम बोलते हैं करप्शन छोड़ दो, लापरवाही हो गई। रेलवे वाले ने कहा कि हमको तो मैप ऐसे ही दिया था, तो यार मैप तो दिया था, पर रेलवे वाला अफसर कभी आके खड़ा हुआ कि नहीं वहाँ? तो ये जो उसके ऊपर तुरंत एक्शन की कार्रवाई के ऐसे कानून हैं हमारे पास? कानून ऑलरेडी हैं, ज़्यादा कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही पैथेटिक है। दूसरा, वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे से इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं कि इंक्वायरी करने वाला, इंक्वायरी में जो जिसने अपॉइंट किया इंक्वायरी, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसको केवल उस समय पब्लिक एंगर है, उसको शांत करने के लिए इंक्वायरी बैठा दो, पब्लिक एंगर शांत होगा, भूल जाओ। ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पर फाइनली विद इन लिमिटेड टाइम किसी को सजा हुई हो? मैंने नहीं देखा इसका। आपसे इसलिए पूछा। आप 28 साल से कोशिश कर रहे हैं। 28 साल की नहीं, मैं तो इतनी उम्र हो गई, मैं अब आई थिंक मैं 10-15 साल और जीऊँगा। अभी तक तो देखा नहीं इस देश में मेरे को, मैंने कभी भी किसी को इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होते हुए। इतने साल आर्ग्यूमेंट करने के बाद में 2001 में पहली बार ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि ये एमएलए वगैरह को अपने एसेट्स वगैरह, मतलब कैंडिडेट्स को अपने एसेट्स और वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। लालू प्रसाद यादव जी को कितने साल बाद सजा हुई? 25 साल या 24 साल, इतने साल बाद पहली बार। क्यों? वो भी इसलिए नहीं हुई कि सिस्टम काम करने लगा सडनली, नहीं, पब्लिक अवेयर हुई। बिकॉज हर 5 साल में जब वो देखती है कि इनकी वेल्थ इधर से उतनी बढ़ गई, जबकि मैं इतने साल मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तो इतनी बढ़ी है, तब उसका असर आ रहा है कि अब उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। तो अल्टीमेटली पब्लिक अवेयरनेस से हुआ। कानून तो था, कानून तो पहले भी था। तो कहने का मतलब है कि दो चीज़ें, पब्लिक अवेयरनेस, टैक्सेस और सर्विसेज का फ्यूज, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ, ये जब तक आप पूरे इंस्टीट्यूशन में नहीं करेंगे तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, जैसे आपको उदाहरण दूं पवई लेक का, पवई लेक को क्लीन करने के 3 साल में 3 इनॉग्रेशन तो मैंने देखे हैं। उसके पहले कितनी बार मुझे नहीं पता। और जब हम लोग कोशिश करते हैं, बोलते अरे आ गया, वो एमएलए आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। वहाँ तो जो वीड्स उगने रहते हैं, जो पानी गंदा रहता है। तो ये सारा जो प्रकार है, जो आप इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, इसका मूल जो है उसको, एक तो आपने कहते पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आपने तो नागरिकों पर डाल दिया। तो नागरिक पहले लोगों को चुने। नहीं, इसके 2 सोल्यूशन है इसके। एक सिंपल, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पिरिट में बिल्कुल सही है, बट वर्डिंग्स में वेरी बैडली वर्डेड। क्या है 74th अमेंडमेंट? 74th अमेंडमेंट, उसमें मेयर है, रिजर्वेशंस हैं कॉरपोरेशन में, प्लस उसके अलावा आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करता है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल पैथेटिक तरीके से हुआ है। अगर उसका स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक, डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर कीजिए, जो डायरेक्टली अकाउंटेबल होगा पीपल को, क्योंकि 5 साल बाद वो इलेक्शन में आएगा बार बार। ही विल डेफिनेटली डिलीवर। एंड अगर उसने इंक्वायरी बैठाई, क्वेश्चन 5 साल में वो उसके अगेंस्ट में होगा कि तो इंक्वायरी हुई तो क्या हुआ, ये गोखले ब्रिज गिरा, क्या हुआ, पीपल विल आस्क क्वेश्चन। सेकेंडली, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इतना आसान बना दीजिए आप कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स बिकम अकाउंटेबल। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी कॉलोनी में रोड है, म्यूनसिपलिटी की है, झाड़ू वाला जो है ना म्यूनसिपलिटी अपॉइंट करती है, क्या जरूरत है? आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है, आपने वार्ड कमेटी की बात की थी एक बार, वही वार्ड कमेटी एंड एरिया सभा की बात कर रहा हूँ मैं। आई विल कम टू द वर्डिंग्स। आप टेक लीजिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सपोज उनको पावर दे दिया गया कि भाई झाड़ू वाला आप अपने आप रखो, हम नहीं करेंगे कुछ, आप अपना रखो और उसका शेयर ऑफ टैक्सेज इतना आपको मिल जाएगा पैसा हर महीने। फिर गंदगी हो गई, नई गंदगी होगी, वो आपकी जिम्मेदारी। देखिए कॉलोनी साफ हो जाएगी, कॉलोनी अपने आप साफ होने लगेगी। ये दुनिया भर में एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो आज गवर्नमेंट, मैं बता रहा हूँ, म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ बुरा मानेंगे लोग, मानने हैं, अब मेरी उम्र हो गई, आई डोंट केयर, फ्रेंकली स्पीकिंग आप बताता हूँ। झाड़ू वाला हमारे यहाँ आता ही नहीं है, तनख्वाह लेके बैठा हुआ। केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जो झाड़ू वाला है उसको 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है,
35,000 मिलती होगी, 50-40,000 मिलती होगी, वो ले लेता है, 5,000 में किसी और को लगा देता है, वो झप करके आता है, रसीदें करता है, चला जाता है, और मैं लेके वो पैसा बैठ के अपना बिजनेस पान का धंधा लगा के बैठा हूँ। ये हो रहा है। आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको कि हमने एरिया सभा वार्ड कमेटी कहते हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में वार्ड कमेटी का कॉन्सेप्ट है। वार्ड कमेटी का जो इमेजिनेशन थी वो थी कि एक कॉर्पोरेटर वार्ड की एक वार्ड कमेटी बननी चाहिए। मुंबई में क्या किया लोगों ने उसको करने के लिए, एक पूरे 12-13 वार्ड की कमेटी बना दी है कमेटियाँ। हाँ, कमेटियाँ हैं, नाम के हैं, हर वार्ड 24 वार्ड्स बना दिए। अब वो 24 वार्ड एक्चुअली यार कौन चुनता है वार्ड कमेटी? नहीं, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली वो जो वार्ड मेंबर हैं, वो वार्ड उस मतलब जैसे आपका एफ साउथ वार्ड है मेरा, उसमें एफ साउथ, मैं जानबूझ के डिक्लेयर कर रहा हूँ एफ साउथ वार्ड, ताकि मालूम पड़े कि मैं आई एम एन एंग्री मैन। तो एफ साउथ वार्ड है, एफ साउथ वार्ड में 10 से 12 कॉर्पोरेटर वार्ड इन्वॉल्व है, सारे 10 से 12 कॉर्पोरेटर उसके वार्ड कमेटी के मेंबर हैं। क्या डिफरेंस? खुद ही है वो लोग, खुद ही मेंबर है। तो सिटीजन की उसमें एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद में नॉमिनेटेड मेंबर है, उन्होंने अपने आप बना लिए। अच्छा, उन्होंने अपना बना लिए तो अपनी टीम बन गई। तो कहने का मतलब उसके नीचे एएलएम भी है। नहीं, एएलएम तो एक पॉलिसी के थ्रू आया है, एक्ट के थ्रू नहीं आया है। एएलएम को क्या पावर है बताइए? कोई नहीं, कोई पावर नहीं है। मैं कर चुका हूँ, मैं मेंबर हूँ एक एएलएम का। मैं भी एएलएम का काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं काम। मैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम छोड़ दिया। हम अपने एसएस राव रोड पर, और आप अभी मेरे घर पर आए थे राजकमल कॉलोनी में, वहाँ हम राजकमल लेन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोड एकदम साफ सुथरी है, क्योंकि हम अपना पैसा लगा के करते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, वी हैव पेड टैक्सेस। अब टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, मैं आप प्रॉब्लम आप बता रहे थे, एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है, मैं पानी का पूरा पैसा भरता हूँ, हमारे सब दोस्त पानी का पूरा पैसा भरते हैं, फिर भी पीने का पानी साफ आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या करना पड़ता है? आरओ लगाना पड़ता है, नहीं तो एक्वागार्ड लगाना पड़ता है। एक्वागार्ड और आरओ इज लाइक डबल टैक्स। हमने टैक्स भर दिया पानी पीने का पानी लेने के लिए, ऊपर से हमको एक्वागार्ड लगाना पड़ता है। कॉर्पोरेशन गार्बेज उठाने के पैसे लेंगे। हाँ, गार्बेज उठाने का भी पैसा लेंगे अलग। वो बोले, मुझे वो बोला ऑफिसर कि आपसे टैक्स ले रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, हम थोड़ी गार्बेज उठाने का पैसा ले रहे हैं, हम क्यों उठाएं? दैट वाज द आंसर ही गेव टू इन माय ऑफिस। मैंने वो कहा ना, तो इस तरह का, इसको फिक्स करने के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या तो आप वर्डिंग को सुधारिए या उसको उसकी स्पिरिट में लागू कीजिए। स्पिरिट में लागू कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियन सब समझते हैं। मतलब जो कॉर्पोरेटर का वार्ड है और जो म्यूनसिपैलिटी का वार्ड है, इसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। नॉट ओनली दैट, एक छोटा सा इशू बताता हूँ। एक पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन के अंदर 3-4 कॉर्पोरेट वार्ड हैं, और आधे आधे हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा वार्ड हो, आधा इसका हिस्सा, आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा होता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है थक जाता है शाम तक, क्योंकि वो हर लीडर उसके पास पहुंच जाता है कि मेरे लिए ये करो, ये करो, एंड ऑल दैट। अरे उसको आप ज्यूरिडिक्शन इस तरह से बनाइए कि 2 कॉर्पोरेटर वार्ड और या 3 कॉर्पोरेटर वार्ड पूरे के पूरे एक पुलिस स्टेशन के साथ आ जाएं, तो पुलिस और म्यूनिसिपलिटी काम कर सकती है साथ में, तो कॉर्पोरेटर साथ में काम कर सकता है। नहीं, आधा वार्ड इस पुलिस स्टेशन में, आधा वार्ड दूसरे पुलिस स्टेशन में। नहीं भी, आपने तो बहुत अच्छे आइडियाज़ भी बताए, आपने मुद्दे भी बताए। सवाल ये है कि ये आम नागरिक लेके किसके यहाँ जाए ये विषय, कि अब इलेक्शन आ रहे हैं बीएमसी के आने वाले महीने में या 2-3 महीने में, तो किसको बताए कि भाई ऐसे सुधार होने चाहिए? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आम जनता से, अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक डिमांड केवल मांगिए, वो शुरुआत है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो डिमांड है डायरेक्टली इलेक्टेड, फुल्ली एम्पावर्ड मेयर ऑफ मुंबई। वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 36 एमएलए हैं यहाँ पर। अगर पूरी मुंबई उठ खड़ी होती है, मानना पड़ेगा। हमको अपना लीडर चाहिए, हम अपना चुनेंगे, और एक बार एम्पावर्ड हो गया वो, जैसे जो पावर म्यूनसिपल कमिश्नर के पास है, वो म्यूनसिपल कमिश्नर के पावर अगर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर के पास चले जाते हैं, और वो 5 साल में, हर 5 साल में उसको अपना अकाउंट देना पड़ता है पब्लिक को जीतने के लिए, वहीं से बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी तो केजरीवाल को भी देनी थी, आपका पुराना दोस्त है, उसने तो 15 साल कोई अकाउंटेबिलिटी की नहीं अपनी, लोगों ने निकाला। हाँ, नहीं, वो मैंने बोला ना कि अकाउंट नहीं, जब डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होगा पहली बार में सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन 3 साइकिल इलेक्शन में कम से कम एक मेयर ऐसा मिलेगा जो आपको सेट करेगा। जैसे इतने सालों के बाद में मोदी जी आए हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने बदलाव किया है सिस्टम में, उसका इम्पैक्ट अब पड़ता रहेगा आगे। तो अगर 3
इलेक्शन साइकिल में 1 या 2 मेयर भी अच्छे आ गए, और बाउंड टू हैपन, अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेयर पहला मेयर शायद इमेज में चला जाए, कोई फिल्म स्टार बन जाए, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाएगा, अगली बार लोग चुनने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे कौन दूसरा है। 2 या 3 इलेक्शन साइकिल में क्लीन अप शुरू हो जाएगा। नेशंस आर नॉट बिल्ड ओवर डे इन ए डे, ये जनरेशन्स का काम है। तो मेरी जनरेशन का काम ये है, हमारी जनरेशन का काम ये है कि लेट अस गेट डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर। नेक्स्ट 3 और 2 या 3 या 4 इलेक्शन साइकिल में 20 साल में आपको 2 या 3 मेयर ऐसे मिल जाएंगे जो डिलीवर करना चालू करेंगे। एक बार दैट बिकम्स ए बेंचमार्क, देन आने वाले मेयरों को मजबूरन उस लेवल पे जाना पड़ेगा। ये तो हमारी आदर्श डिमांड हो गई। आदर्श डिमांड नहीं है, दिस इज द सिंपल डिमांड। हाँ, सिंपल डिमांड विद द एग्जांपल स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, आई एम नॉट वेरी फैन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई इंडियन हेरिटेज एंड ऑल दैट, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में गवर्नेंस मॉडल के मामले में, खासकर अर्बन सेंटर में, अर्बन लेवल में, वो बहुत बढ़िया है वहाँ। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना। चाइना डिक्टेटर है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल एंड ऑल दैट, लेकिन वहाँ पे सिटी का जो मेयर है दैट इज द मोस्ट एम्पावर्ड मेयर। उनका अपॉइंटमेंट इलेक्शन से नहीं होता, वो अपॉइंटेड है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, करेक्ट, बट सारा एम्पावरमेंट उनको है, इसलिए दे आर अकाउंटेबल नाउ बिकॉज दे हैव टू गेट इलेक्टेड विद इन द कम्युनिस्ट सिस्टम। अभी जब तक वो नहीं होता, समझे, हमने इस इलेक्शन में डिमांड शुरू की, 10 साल बाद होगा, जब तक नहीं होती तब तक इन कॉरपोरेटर का क्या करें, और इन वार्ड ऑफिसर और म्यूनिसिपल कमिश्नर का क्या करें? नहीं तो 3 चीज़ जो देखिए, ऐसा है कि मीठी बात बड़े अच्छी तरह बात करते हैं, जब आप जाएंगे ना अपॉइंटमेंट मांगेंगे, कई बार कोशिश करके आप मुझे मत बताइए, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ इसमें। तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। बहुत, मेरा आजकल 24 आवर्स इसी में लगा रहता है। तो इसलिए आप बताइए, आप कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक? नहीं, लोगों को जरा प्रेरणा मिलेगी कि कितना पेशेंटली करना पड़ता है। अब वो सीक्रेट तो पूरा टीवी इसमें यूट्यूब में नहीं बता सकता मैं ओपनली कि क्या है। ये कॉर्पोरेट थियरी है कि यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स ऑफ देम एंड ऑल दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑलटुगेदर। पब्लिक क्या कर सकती है? मेरे ख्याल से पब्लिक को सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने छोटे छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइज हो जाइए। आप समितियां बनाइए, अपनी कॉलोनी की समिति बनाइए, अपने वार्ड की अपने वार्ड मतलब यहाँ पर मैं वार्ड कॉर्पोरेशन वार्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेटर वार्ड बोल रहा हूँ, जो कि कॉर्पोरेटर वार्ड के अंदर हर पोलिंग बूथ में 1000 लोग होते हैं, 1000 वोटर होते हैं, 1100 वोटर होते हैं, और एक किसी भी कॉर्पोरेटर वार्ड में करीबन 30 से 35 पोलिंग बूथ होते हैं, तो 35,000। मुंबई में थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हैं। हर पोलिंग बूथ के लेवल पे लोग, हर कॉलोनी लेवल पे लोग अपनी टीम बना लीजिए और सब लोग इकट्ठे हो जाइए, और वहाँ से प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन ALM का एफर्ट किया गया है, ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है। लोग थक जाते हैं, वापस चले जाते हैं। बहुत कम लोग हमारे जैसे रह जाते हैं जो परसिवरेंस, जिन्होंने अपना मिशन बना लिया है कि भाई हमको तो इसी तरह की ज़िंदगी जीनी है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बट दैट इज़ द ओनली वे, अदर वे। अदरवाइज सिंपलेस्ट वे है कि वोटर शुड कम टुगेदर एंड डिसाइड कि जो हमको डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर, एम्पावर्ड मेयर देगा, उसको हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दैट्स द सिंपलेस्ट वे इन द कमिंग इलेक्शंस। अगर 30% 40% पॉपुलेशन मतलब वोटर्स ये डिसाइड कर लें कि इस सिंगल मुद्दे पे जो हमको प्रॉमिस करेगा हम उसको वोट देंगे, प्रॉब्लम चेंजेस बहुत फास्ट होने लगेंगे। दूसरे रास्ते जो है बहुत डिफिकल्ट हैं, वो कई लोगों ने ट्राई किए हैं, बहुत किए हैं। मैं निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें ना गांधी बनना पड़ता है, कपड़े उतार के सब कुछ ये बोलना पड़ता है कि मैं तो समाज के लिए डूब गया। वो नहीं कर सकते लोग, और करना भी नहीं चाहिए। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो अपना काम भी करें, समाज का काम भी करें, पैसे भी कमाएं, और पैसे खर्च करने की ताकत भी रखें, कंट्रीब्यूशन करने की भी ताकत रखें। ऐसे लोग चाहिए। इस फंडामेंटली रतन जी समझ लीजिए कि इस देश में अमीर जो हैं, जो अमीर तबका है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ब्लंटली कह रहा हूँ कि अमीर तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसके लिए काम करता है। वो अगर एक फ़ोन उठाए और बोले म्यूनिसिपल वार्ड कमिश्नर, वार्ड ऑफिसर को कि ये कर दो, तो हो जाता है काम। या एक फ़ोन उठाए और अपने MLA और कॉर्पोरेटर को बोले कि ये कर दो, हो जाएगा काम। उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसका सिस्टम काम करता है। गरीब जो है एकदम, उसके पास में ताकत नहीं है।
गरीब अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है, रोज़ खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, रोज़ पानी की लाइन में लगना पड़ता है, उसके पास टाइम नहीं है। ये मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसका थोड़ा बहुत खाना पीना चलता है ठीक ठाक, जिसके पास में थोड़ा समय भी और इंटेलेक्ट है। इतिहास देख लीजिए, बदलाव वही रहते हैं। हमारे जैसे जो वोटर हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको डायरेक्टली इलेक्टेड फुल्ली एम्पावर्ड मेयर चाहिए। सारे कमिश्नर के पावर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दे दीजिए, उसी को वोट देंगे, आपका मुंबई की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। ये शुरुआत होगी, शुरुआत ऑटोमेटिकली हो जाएगा नहीं, उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल मतलब सिटीजन को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, उसको इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी में सिटीजन ये सोचता है कि हमने एक बार वोट दे दिया उसके बाद में भूल जाओ, नहीं होता। डेमोक्रेसी में मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? पब्लिक को करना पड़ता है। हर चीज़ को एनालाइज करके उसको डायरेक्शन कौन देता है? लीडर का एक रोल है, बट समाज का भी एक रोल है। समाज जब तक इकट्ठा नहीं होता वो समाज कभी आगे बढ़ता नहीं है। और समाज इकट्ठा मतलब ये 100% कभी इकट्ठा नहीं होता। मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थोड़ा बहुत रिसोर्सफुल है, अपना घर चला सकता है ठीक ठाक, उसको रोज़ के लाले नहीं है और इंटेलेक्ट रखता है, वो ही कर सकता है, और वैसे लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। एक आपको एक और जो मेरा पेट विषय है कि साउथ बॉम्बे वर्सेस द गरीब सबर्ब्स, सारा ध्यान जो है डेवलपमेंट का, साफ़ सुथरी सड़कों का, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, सारा सिटी की तरफ होता है, माहिम के इधर इधर। आप तो इस तरफ रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं कह रहा हूँ, और जो माहिम के उस तरफ हैं वहाँ पर अधिक जनसंख्या है, अधिक टैक्स है, अधिक लोग हैं, अधिक समस्या है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, इसमें और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आपने कहा पैसे वाला फ़ोन उठाता कर देता है, तो उदाहरण अपने बहुत होते हैं कि रिपेयर कैसे होता है, कहीं पर समस्या आती है तो क्या होता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मुंबई के लिए कॉरपोरेशन स्प्लिट की जाए कि भाई चलो शहर जो है उसका एक अलग कॉरपोरेशन हो, उनके अपने मुद्दे उनको सॉल्व करो, और जो सारा नदर्न पार्ट ऑफ मुंबई है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या रहती है, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जहाँ रोज़ नए मुद्दे उठते हैं, नई नई कॉलोनी बन रही है, तो उसके बारे में अधिक सोचने वाले लोग को अलग कॉरपोरेशन है जिसका ध्यान केवल उस फैशनेबल सोसाइटी, एलिट सोसाइटी पर न हो, बल्कि आम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, गरीब लोगों के ऊपर हो। क्योंकि झुग्गियाँ तो वहाँ भी नहीं, झुग्गियाँ यहीं पर हैं, साफ़ सुथरे हैं यहाँ पर नहीं है, कचरे वहाँ उठ जाते हैं, यहाँ के लिए तो आपको 10 बार करना पड़ता है मशक्क़त, फिर भी गलियों में पड़ा रहता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मुंबई में 2 कॉरपोरेशन हो, एक साउथ बॉम्बे की और एक अदर मेन, या 3 हो? तो ये होना चाहिए। देयर इज ए गुड केस फॉर 2 सेपरेट कॉरपोरेशन और 3 सेपरेट कॉरपोरेशन, देयर इज ए गुड केस, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम वही रहेगी जो अभी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन होने से जिस व्यक्ति को केवल सबर्ब्स की सोचनी है, कम से कम ये तो नहीं सोचेगा सारे मालिक तो मेरे वहाँ बैठे हैं, वहीं जो करना है कर लो। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी है, वही अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी फ्यूज नहीं है। पर अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको इसी इलाके का काम देखना है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई ना। नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी यहाँ कौन सी है? सब ये मेन सिटी में कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? ये जरूर है कि रिसोर्स एलोकेशन में, क्योंकि यहाँ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बैठी है, तो सबसे पहले मलाबार हिल बेटर बनता है, सबसे पहले कोस्टल रोड यहीं बनती शुरू होती है, यहाँ सारी अंडरग्राउंड सब मेट्रो बना दी है, वहाँ पर बाहर निकाल दी है। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कारण नहीं हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के कारण हो, बिकॉज स्टेट कैपिटल यहाँ है। पूना हाईवे बना क्यों? ये क्या लगता है पब्लिक के लिए बना? नहीं, पूना वाले जो पॉलिटिशियंस थे वो जाना चाहते, उन्होंने अपने लिए बना लिया रोड। मैं तो ब्लंटली बात करता हूँ, है सच्चाई ये। सिम्टम्स की तरफ ना लड़ाई करके हमको मूल जड़ में जाना पड़ेगा प्रॉब्लम। आप 2 कॉर्पोरेशन बना दीजिए, 3 कॉर्पोरेशन, एक्चुअली दिस ए गुड केस फॉर 2 कॉर्पोरेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, इनफैक्ट इट शुड बी गुड, इट इज गुड, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर, कम से कम हमें लड़ने के लिए कॉर्पोरेशन साउथ नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं लड़ लेंगे लोकल। नहीं, लड़ना तो अभी भी आपको वार्ड ऑफिस पे ही है, मुंबई दिल्ली में जाना ही पड़ता है। अभी अगर पवैले का कुछ नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नीचे, म्यूनसिपल कमिश्नर के नीचे काम होने वाला ही नहीं है। नहीं, वो तो आपको मैं बताता हूँ कि म्यूनसिपल कमिश्नर के पास भी काम नहीं होता, कभी कई चीफ मिनिस्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो आपने एक और बात खोल दी, मैं बता, उसका मतलब ये है कि जो शहर बड़ा हो उसकी राजधानी हो उस स्टेट की नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं है। यहाँ कैसे है? हमारे ऐतिहासिक पुराने समय में चले जाइए आप, कभी नहीं होती थी, राजधानी एकदम अलग होती। गुजरात में अभी भी नहीं है। गुजरात में इसीलिए अहमदाबाद बेटर हो गया। अहमदाबाद की गवर्नेंस इज मच बेटर देन मुंबई।
आप कहीं भी जाइए, किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, राजधानी बहुत ही छोटी होती है, वो वहीं पे अपने राजधानी का ही एरिया होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम होती है राजधानियों में। पर यहाँ का साउथ बॉम्बे का पॉलिटिशियन जो कि बाहर से आ रहा है, साउथ बॉम्बे कितने कम एमएलए होंगे, वो न्यू बॉम्बे जाने को तैयार नहीं है, उसको यहीं बैठना है। अभी 75 एकड़ यहीं पर खाली की जा रही है जमीन एज पर प्लान। क्यों ऐसा क्यों है? वो तो यहाँ के रहने वाले नहीं है। नहीं, उनको तो न्यू बॉम्बे ज़्यादा आसान है। पॉलिटिशियंस को जो बाहर, महाराष्ट्र इतना बड़ा महाराष्ट्र है, उनको न्यू बॉम्बे और मुंबई में क्या फ़र्क है? ये एक ऑरा बना देते हैं। सी अल्टीमेटली दे आर इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग है, ऑरा बन गया है मुंबई में रहना, साउथ मुंबई में रहना। कि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। मैं बांगूर नगर गोरेगांव में रहता था, लगता था साउथ मुंबई, किसी दिन साउथ मुंबई जाना है। सारा स्ट्रगल करके कहाँ आए, साउथ मुंबई आ गए, बड़े खुश साउथ मुंबई में। कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि लेट्स कम टू द क्रक्स। आप 4 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना दीजिए, 5 बना दीजिए, आप 2 बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर नहीं आएगा, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए ओपननेस नहीं होगी और सिस्टम लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे सेल्फ गवर्नेंस के, मैं बता रहा हूँ आपको, झाड़ू वाला स्टेट एम्प्लॉय या म्यूनसिपल एम्प्लॉय क्यों होना चाहिए? क्या जरूरत है उसको? लेट देम एम्प्लॉय देयर ओन। अगर वो काम नहीं करेगा, दे विल फायर लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दूसरे को ले आएंगे वो, एंड उससे पैसा बचेगा। अभी हम पैसा उतना ही दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, राइट? सिमिलरली स्ट्रीट लाइटिंग है, लोकल स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग में उसकी क्या जरूरत है? लेट देम मैनेज। बल्ब टूट गया, अपने आप लगाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि सेंट्रल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट रेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट आप कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन बना सकते हो और उनकी लिस्ट बना सकते हो। उसमें से वो किसी को भी पिकअप कर लें, उनसे ले लें, काम करा लें। काम कराने की जिम्मेदारी उनकी, पैसा देने की जिम्मेदारी उनकी। ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। एक दिन भी बल्ब टूटा नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे आज टूटा है, कल लग जाएगा। आज वो फोन करते रहो एंड ऑल दैट, वो अच्छा मैं देखता हूँ, ये करता हूँ, अच्छा बजट में नहीं है इस बार, अगली बार देखता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, एक्चुअली मुद्दा जो है ना, वो अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी एक साथ होनी चाहिए। सर्विसेज और टैक्सेस का एम्फ्यूज होना है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि मेरी टैक्स की वैल्यू है। हमने क्या किया है, उसको इतना दूर कर दिया है। वोट और टैक्स की वैल्यू नहीं पता है। वोट उसी को मिलना चाहिए जो टैक्स की हमको वैल्यू देता हो। हमने टैक्स भरा है, और टैक्स कौन नहीं भरता है? लोग बोलते हैं टैक्स कुछ लोग भरते हैं, गलत बात है। टैक्स एवरीबडी, इवन झोपड़पट्टी वाला भी टैक्स भरता है। वो इनडायरेक्ट टैक्स भरता है, कुछ और टैक्स भरता है, लेकिन भरता है। तो टैक्स सभी भरते हैं, लेकिन टैक्स और वोट की वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ये 2 चीज़ों, इसका बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुला लिया है तो मेरा मन नहीं रुक रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस म्यूनसिपल इलेक्शन में 30 से 40% लोग इकट्ठे हो जाइए और एक ही डिमांड कीजिए, डायरेक्टली इलेक्टेड फुल्ली एम्पावर्ड मेयर इस हमको चाहिए। नहीं, जो देगा उसी को हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जो पार्टी हमको देगी वो उसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। और मैं तो ये कहता हूँ, नहीं देंगे मतलब ये, अगर कोई बोले कि हम सारी पार्टी बोलो नोटा में चले जाएंगे, लेकिन तुमको वोट नहीं देंगे, अपने आप झक मार के देंगे। और मुझे बीजेपी से अपेक्षा थी कि बीजेपी टॉक्स अबाउट स्मॉलर स्टेट्स। बीजेपी के कॉन्सेप्टलाइजेशन में कि स्मॉलर स्टेट, वाजपेयी जी के समय में 3 स्टेट बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। उनकी गवर्नेंस बेटर हो गई है। प्रॉब्लम आई है लेकिन बेटर हो गई है। बीजेपी बिलीव्स इन द स्मॉलर यूनिट ऑफ गवर्नेंस, या उल्टा डिसेंट्रलाइजेशन तो दीनदयाल उपाध्याय का बिल्कुल बेसिक फ्रेमवर्क है। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इट इज बैडली वर्डेड, आई एग्री, बट स्पिरिट तो देखो। इवन मेरी एक PIL पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक्चुअली, बॉम्बे के बारे में। कोर्ट्स आर नॉट लुकिंग इनटू इट, कोर्ट्स आर नॉट बॉदर्ड अबाउट स्पिरिट। वो वर्ड देखते हैं, वर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्या लिखा हुआ है। अरे कानून में वर्ड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पिरिट देखो। जुडिशरी भी प्रॉब्लम है। जुडिशरी हैज बिकम बिगेस्ट प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। मैं तो लोकल गवर्नमेंट से ये जानता हूँ कि एक पर्टिकुलर सड़क के बीच में अगर कोई बनी है दुकान, उसको निकालने में कॉर्पोरेशन को 25-25 साल लग जाते हैं। एक टॉप पॉलिटिशियन और मंत्री बोला मुझे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये क्या गवर्नेंस है, एक कोने पे एक दुकान हटाने के लिए हम लोग को इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो फिर काय के लिए गवर्नेंस, फिर पॉलिटिक्स क्यों में हो आप? पॉलिटिक्स इज नोबल एंडेवर टू सर्व पीपल, बिजनेस नहीं है। इट इज़ ए नोबल एंडेवर टू सर्व पीपल।
ये कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ से नहीं, पर ये कंसेप्ट जो है कि इवन कॉरपोरेशन लेवल पे सड़क के किनारे बनी दुकान इलीगल दिख रही है सामने, उसके बावजूद उसको सालों साल लगते हैं खाली करने को, जुडिशरी रोकती नहीं, किसके आगे केस जाएगा ही नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट है। जुडिशरी को क्या वेस्टेड? नहीं, सब कॉमन इंटरेस्ट है ना। अल्टीमेटली जुडिशरी, मैं बता दो, छोटा, अब जुडिशरी के बारे में पूछा तो मैं बता देता हूँ आपको जुडिशरी के बारे में। बहुत बड़ा विषय है थोड़ा। नहीं, छोटा सा बता देता हूँ। दाऊद इब्राहिम कैसे बना? हमने बनाया। क्यों? मैंने आपको लोन दिया 5 लाख रुपए एज ए फ्रेंड, आपने नहीं दिया वापस, मैं आपको गिड़गिड़ाया, कुछ किया। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं कोर्ट में जाऊं या किसी गुंडे के पास जाऊं। कोर्ट में जाऊंगा 20 साल लगेंगे रिकवरी में, गुंडे के पास जाऊंगा उसको बोलूंगा 10% तू रख लेना, ठोक पाट के मेरे को पैसा ला के दे, वो 5 दिन के अंदर आपसे पैसा वसूल करके मुझे दे देगा। तो बताओ, वो हीरो बन गया मेरा। आगे चल के वो उसी को, पूरा जुडिशियल सिस्टम वहाँ शिफ्ट हो गया आपका। सेम चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी लोकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती है, लोग एमएलए के पास पहुँच जाते हैं। एमएलए का काम कुछ नहीं है म्यूनिसिपैलिटी का, लेकिन वो एंजॉय करता है वो, क्योंकि उसको लगता है अरे पब्लिक आ रही है, मेरे वोटर इतनी भीड़ आ रही है, मैं किसी को पानी का कनेक्शन दे रहा। पानी का कनेक्शन दिलाने का काम एमएलए का है क्या? लेकिन वो है। तो आई थिंक ये जो लीडर, बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश में, चीफ मिनिस्टर्स है, एमएलए है, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है कि इसको, इस विशेष साइकिल को तोड़े कैसे हम। और सोल्यूशन सिंपल है, आपको बैठ के सोल्यूशन बता देंगे हम। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, सॉरी यार, उनको सब पता है। प्राइवेटली बात करो, सब बोलते हैं हाँ यही सही है। लेकिन फिर वो वैसे, क्योंकि मेयर, अगर आप टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई का मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड हो और एम्पावर्ड हो, किसके प्रति अकाउंटेबल होगा वो? डू यू थिंक अपने सुपर बॉस के ऊपर होगा? नहीं, वो पब्लिक के ऊपर, क्योंकि उसने पब्लिक ने जिताया है। उसको मालूम है 5 साल के बाद मैं डिलीवरी नहीं करूँगा तो पब्लिक मेरे को जूते मारेगी, तो ही विल नॉट लिसन टू देम। Therefore, they would not like to have this kind of person. आप मेयर बन जाते हैं, आप पब्लिक का चिंता करेंगे क्योंकि आपको अपनी वोट की चिंता है। और डायरेक्टली इलेक्टेड होना मतलब उसमें भी कैसे इलेक्शन करना, वेदर फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से करना डायरेक्टली इलेक्शन या रन ऑफ इलेक्शन करना है, वो एक अलग विषय है कि 51% तब तक नहीं आए तब तक हम इलेक्शन करते रहे, वो उसका अलग विषय है, वो अलग बात करेंगे किस तरह से करना है ताकि सही आदमी इलेक्ट हो जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बार मेयर बन गया और 60-70,000 1 लाख करोड़ के बजट के ऊपर बैठा है, एंड ही हैज़ ए एबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए उसको, व्हाई शुड नॉट लोकल गवर्नमेंट गेट डायरेक्टली ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर? मुझे लगता है विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए फिर आप क्या बुलाएंगे, आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज 2-3 मुद्दे जो क्लियर कट आए, जनता को सड़क पे या म्यूनिसिपल वार्ड में पहुंचना ही पड़ेगा, जनता को फॉलोअप करना ही पड़ेगा, लोकल कमेटियां बनानी ही पड़ेंगी और डायरेक्ट मेयर की डिमांड करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के लिए, अपने आने वाले कॉर्पोरेशन के लिए, अपने आने वाले जो भी अफसर हैं उनके साथ बैठ के अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, तब जाके कुछ सुधार होगा। लेकिन डेफिनेटली अपने हाथ तो एक बार कीचड़ में डालने ही पड़ेंगे, उतरना पड़ेगा, तभी काम होगा। लेकिन ये जो नई जो आइडिया आपके सामने आई है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर जो कि कानून में बिना बदल के हो सकता है, उसके लिए हम सभी कोशिश करें, उसकी आवाज़ को उठाएं, बड़ा करें। आज के बात में इतना ही हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हुए महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद। फिर अगली बार नए विचार और नए मुद्दों के साथ आएंगे। परत भेटूया आपण पुढच्या हप्त्यात।